नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय की। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों है? भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था क्यों की गई है? इसके तीन मूल कारण हैं। पहली बात तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होता है। सर्वोच्च न्यायालय का काम है संविधान की रक्षा करना और सर्वोच्च न्यायालय अपने इस काम को बखूबी अंजाम देता है। दूसरी बात जो है वो संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो उस राज्यों के संघ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय प्रॉपर तरीके से काम अपना करता रहे। और तीसरा है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि देश जो बनता है वो देश के नागरिकों से बनता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए 5 प्रकार की रीटें जारी करता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबको प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 3 मूल काम करता है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन की। दरअसल मूल रूप से जब संविधान लागू किया गया था तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिलाकर के 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर्वोच्च न्यायालय का जब गठन हुआ था मूल रूप से जब भारत का संविधान लागू किया गया था तब। और सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों का वेतन है, जो उनकी सेवा शर्तें हैं, उन सभी चीज़ों में किसी भी प्रकार का अधिकार कि कैसे बनेगा, कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा, इन सब बातों का अधिकार संसद को दिया गया है। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 14 कर दी गई, 8 से बढ़ा करके 14 कर दी गई 1960 में। और 1977 में न्यायाधीशों की संख्या 18 कर दी गई। 1985 में 18 से बढ़ा करके 26 कर दी गई और मार्च 2008 में इससे बढ़ा करके 31 कर दिया गया। लेकिन 2019 में 31 से बढ़ा करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 कर दी गई, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 1978 से यह व्यवस्था बना दी गई है, यह परंपरा बना दी गई है कि जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे ही नियुक्त करेगा। जो न्यायाधीशों में जो सभी न्यायाधीश हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठतम होगा उसे ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अनुच्छेद 124 इस बात की व्यवस्था करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत सरकार राष्ट्रपति जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करेगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे और उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होंगे उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जाएगी। तो साधारणतः ये लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो व्यवस्था लागू है उसे हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। अब कोलेजियम सिस्टम क्या है, ये आप ये जान लीजिए कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह है जिसे कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और यह कोलेजियम सिस्टम ही परामर्स देता है राष्ट्रपति को कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और राज्यों के न्यायाधीशों राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी किसकी की जाएगी।
मतलब कोलेजियम सिस्टम और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को कि किसकी किसकी नियुक्ति यहाँ पर की जानी जरूरी है और की जानी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह बात, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय से ये कहा कि कोलेजियम सिस्टम को एक मत से और लिखित रूप से इस बात की सिफारिश राष्ट्रपति से की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी किसकी होगी। और जब तक कोलेजियम में और मुख्य न्यायाधीश की राय एक नहीं हो जाती है तब तक राष्ट्रपति द्वारा किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं, प्रस्ताव देते हैं। अगस्त 2014 में संसद ने एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पारित किया 2014 में, और उसमें यह कहा कि उसके लिए बाकायदे संविधान संशोधन लाया गया जिसे 121वां संविधान संशोधन कहते हैं। और उसमें यह कहा गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए किसी भी कोलेजियम सिस्टम की राय नहीं मानी जाएगी, बल्कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया जाएगा। वही सिफारिश करेगा कि किसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है और किसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है। और बाकायदे ये 99वां संविधान संशोधन विधेयक इसे कहा गया। 121वां पे वो 121वें नंबर पे आया था, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट किया गया तो 99वां संविधान संशोधन इसे कहा गया। 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय ने जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी जो भी संविधान संशोधन था उसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि अब से पुनः वही व्यवस्था लागू होगी कि जिसे कि हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, यानी कि वर्तमान समय में भी कोलेजियम सिस्टम वाली व्यवस्था यहां पर लागू है। अब आप यह सोचिए कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। तो जितने भी भारत में संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त तो यही है। तो अगर आप सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जानना चाहते हैं तो पहली शर्त यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वह किसी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उन सभी उच्च न्यायालयों में से किसी भी उच्च न्यायालय में अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहा हो। किसी भी एक उच्च न्यायालय में अथवा अलग अलग उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में वो कार्य किया हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में, किसी भी उच्च न्यायालय अथवा किसी भी अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। मतलब या तो वो 5 वर्ष उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, अथवा किसी भी उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और एक और महत्वपूर्ण शर्त इसमें जोड़ी गई है कि राष्ट्रपति की नज़र में ख्याति लब्ध विधिवेत्ता हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जिसे राष्ट्रपति को ये लगता हो कि वह अच्छा विधिवेत्ता है, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इनका कार्यकाल कितना होता है और इनके काम करने का तरीका क्या होता है। तो इनके सेवानिवृत्ति की आयु, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई है कि जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा वह 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा।
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कि जहां पर आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो आजीवन, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक वो मुख्य न्यायाधीश रहेगा। लेकिन भारत में सिर्फ 65 वर्ष की आयु तक ही काम करने की स्वतंत्रता है। 65 वर्ष तक की आयु तक ही काम करने का अधिकार आपके पास है। और अगर किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा तो वो केवल 2 कारण होंगे, एक साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और अपदस्थ करने की प्रक्रिया देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया जिसे कह सकते हैं आप, अपदस्थ करने की प्रक्रिया निश्चित करने का काम संसद को दिया गया है। और संसद ने यह व्यवस्था बनाई है कि संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव अलग अलग आएगा और अलग अलग आने के बाद उसे बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पारित करना पड़ेगा। और दोनों सदनों से इसे अलग अलग पारित करना पड़ेगा। और दोनों सदनों में शर्त यह रहेगी कि इसे बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव इसे पारित करना पड़ेगा। और शर्त यह भी है कि ये जितने भी प्रस्ताव हैं वह सभी एक ही सत्र में स्वीकार किए जाने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के मूल रूप से 3 सत्र होते हैं, तो एक ही सत्र में यह प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। और भारत में अब तक जो महाभियोग का प्रस्ताव है वह एक बार 1950 में उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश शिव प्रसाद सिन्हा जी थे, न्यायाधीश सिन्हा, नाम में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, कुछ सिन्हा न्यायाधीश थे, उनको हटाया गया था 1950 में। ध्यान दीजिएगा, तब हमारा संविधान लागू होने से पहले की बात हो रही है। और संविधान लागू होने के बाद ऐसा प्रस्ताव एक बार 1992-93 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था और इस पर विचार चल ही रहा था कि सरकार ने इसे वापस ले लिया। और दूसरा प्रस्ताव 2011 में आया जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध इस तरह का प्रस्ताव लाया गया और जिसे पारित करके उन्हें उनके पद से हटाया गया था। नहीं तो अभी तक किसी अन्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। अब न्यायाधीश के वेतन और भत्ते क्या होंगे? तो अनुच्छेद 125 में यह लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन और भत्ता प्राप्त होगा जो कि संसद विधि द्वारा निश्चित करे। यह संसद निश्चित करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास, स्टाफ, कार इत्यादि सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्ते अथवा सुख सुविधा में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी परिवर्तन होगा वह लाभकारी ही परिवर्तन होगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 126 में भी यह व्यवस्था की गई है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। जब भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में से किसी भी एक को, अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, सीजेआई का पद रिक्त है, तो अनुच्छेद 126 इस बात की व्यवस्था करता है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है जो उसी प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश करता।
और कार्यकारी न्यायाधीश के अतिरिक्त तदर्थ न्यायाधीश की भी नियुक्ति की व्यवस्था है, जिसे अनुच्छेद 127 में वर्णित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह राष्ट्रपति के सम्मुख ही शपथ ग्रहण करेगा। और जितने भी न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो सब के सब न्यायाधीश राष्ट्रपति के सम्मुख ही अपना शपथ ग्रहण करते हैं। ये तो हुई सर्वोच्च न्यायालय के गठन और न्यायाधीशों के कार्यों के बारे में। अब हम अगर एक और चर्चा करें तो हमको यह जानना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, वेतन भत्ता हो गया। अब हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, और इस बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।